हम क्रीमिया के आसपास के पानी में जो देख रहे हैं उस पर यकीन नहीं होता। रूसी शैडो फ्लीट के जहाज जो अस्तित्व में नहीं हैं, उन पर जबरदस्त तरीके से हमले हो रहे हैं। यूक्रेन बार बार हमला कर रहा है। यह जहाज डुबोने का क्रूर अभियान है जो नौसैनिक इतिहास का सबसे बड़ा ड्रोन हमला माना गया है। रूसी आपूर्ति जहाज और ईंधन टैंकर बस गायब हो रहे हैं, आग और धुएं की भेंट चढ़ रहे हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि पुतिन इसे रोक नहीं पा रहे, क्योंकि यूक्रेन रोज क्रीमिया को आज़ाद कराने के और करीब पहुंच रहा है। हम कैसे जानते हैं कि पुतिन असमर्थ है? यूक्रेन के नतीजे साबित करते हैं कि उसकी नौसैनिक रणनीति में बड़ा बदलाव आया है, जैसा कि एक हफ्ते की तबाही से दिखता है। हम 7 जुलाई से शुरू करते हैं। इसी समय खबर आई कि यूक्रेन का हमला औद्योगिक स्तर के नतीजे लाया। स्पॉइलर अलर्ट, यह 5 दिनों के हमलों में सबसे छोटा था। आजोव सागर में रूस के 8 ईंधन टैंकरों को यूक्रेनी ड्रोन ने निशाना बनाया, साथ ही एक फेरी को भी जो क्रीमिया में सामान भेजने के लिए इस्तेमाल हो रही थी, और एक ड्राई कार्गो जहाज को भी जिसका वही काम था। शैडो फ्लीट इस इलाके से जा रही है। यूक्रेन की मानव रहित प्रणालियों की सेना के कमांडर रॉबर्ट ब्रोवडी ने टेलीग्राम पर लिखा। उन्होंने कहा, एजोव सागर में क्रीमिया के लिए ईंधन की लड़ाई जारी है। यही इशारा है कि यूक्रेन ऐसा क्यों कर रहा है। लक्ष्य क्रीमियाई प्रायद्वीप को अलग थलग करना है। जमीन रास्ते बंद होने पर अब यूक्रेन शिपिंग पर ध्यान दे रहा है। अगर ये अकेला हमला होता तो भी यूक्रेन के लिए बड़ा था। इससे क्रीमिया में ईंधन संकट और बढ़ गया, यहाँ तक कि रूसी सैनिकों को वाहन सिर्फ युद्ध मिशन पर ही स्टार्ट करने को कहा गया। साथ ही इस हमले ने एक संदेश भी दिया। यूक्रेन के ड्रोन आजोव सागर तक पहुंच सकते हैं और कर्च ब्रिज के पास हमला कर सकते हैं, जो रूसी कब्जाधारियों के लिए क्रीमिया से निकलने का एकमात्र रास्ता है। साथ ही यूक्रेन की और भी योजनाएं थीं, बहुत कुछ और भी। यूक्रेन ने अजोव सागर में रूसी शैडो फ्लीट के जहाज गायब कर दिए हैं, जैसे कोई जादूगर। 8 जुलाई को एक नई रिपोर्ट आई। इस बार आजोव सागर में 9 टैंकरों पर हमला हुआ, ब्रोवडी ने रिपोर्ट किया, जिससे यूक्रेन का 2 दिनों में कुल 17 टैंकरों का आंकड़ा हो गया। अगली भिड़ंत देखने के लिए तैयार हो? ब्रोवडी ने हमलों के दिन को चिन्हित करने के लिए एक व्यंग्यात्मक टेलीग्राम पोस्ट में पूछा। तैयार हो? पुतिन इसे पहले ही देख रहे हैं। उन्हें मजबूर किया जा रहा है कि वे देखें कैसे ईंधन टैंकर जल रहे हैं, और उनकी क्रीमिया की वायु रक्षा प्रणाली इसके बारे में कुछ भी करने में पूरी तरह असमर्थ नजर आ रही है। यूक्रेन की रणनीति क्रीमिया में रूस की लॉजिस्टिक्स कमजोर करना है, और अब साफ है कि ड्रोन से ईंधन ट्रकों पर हमले सिर्फ शुरुआत थे। अब टैंकर भी इसमें शामिल हो गए हैं। शायद रूस अभी एक दिन की राहत की उम्मीद कर रहा है। अगर ऐसा था तो यूक्रेन राहत देने वाला नहीं था। 9 जुलाई को न्यू वॉइस ऑफ यूक्रेन ने रिपोर्ट किया कि यूक्रेन ने एक और रात भर का हमला किया, जिसमें इस बार के लक्ष्य रूस के शैडो फ्लीट के 12 ऑयल टैंकर, एक ड्राई कार्गो शिप और एक टगबोट थे। साफ कहे तो अब हम गिनती रखना मुश्किल हो रहा है। रूस की तेल समस्याएं बढ़ाने के लिए यूक्रेन ने रात में रोस्तोव ओब्लास्ट के बातायस्क स्थित युग रोसी ऑयल टर्मिनल पर भी हमला किया। ये टर्मिनल रूस की ईंधन निर्यात आपूर्ति श्रृंखला का हिस्सा है और यूक्रेन में दक्षिणी मोर्चे पर तैनात रूसी कब्जाधारियों को भी ईंधन देता है। तो यूक्रेन सिर्फ शैडो फ्लीट जहाजों पर ही हमला नहीं कर रहा है, बल्कि वो रूस के ईंधन के स्रोत को भी तबाह कर रहा है। फिर भी कई जहाज और आने थे। 10 जुलाई को हमलों की एक और श्रृंखला ने शैडो फ्लीट के उन जहाज़ों को पूरी तरह नष्ट कर दिया जिनका तकनीकी तौर पर अस्तित्व होना ही नहीं चाहिए था। 10 जुलाई को यूक्रेन के ड्रोन ने 13 शैडो फ्लीट जहाज़ों पर हमला किया, जिससे फिर बढ़ोतरी देखी गई। एक छोटे से बोनस के तौर पर उन ड्रोन ने क्रीमिया के मुख्य भूभाग की ओर भी रुख किया, जहां उन्होंने 5 विद्युत उपकेंद्रों को निष्क्रिय कर दिया, जिनकी रूस को प्रायद्वीप में बिजली की आपूर्ति बनाए रखने के लिए जरूरत थी। हर उपकेंद्र बंद होने पर ब्लैकआउट और बिजली मार्ग बदलने पड़ते हैं। लेकिन यहाँ की मुख्य खबर जहाज़ों की है। यूक्रेन के ड्रोन ने 10 तेल टैंकर, एक फेरी, बल्क कैरियर और समुद्री टगबोट पर हमला किया। इस बिंदु तक साफ था कि यूक्रेन ने बहुस्तरीय और बेहद चतुराई से समन्वित हमले की योजना बनाई है।
आजो सागर किसी भी जहाज के लिए जो इसमें चलने की हिम्मत करता है, मौत का इलाका बन गया है। 10 जुलाई को आजो पर हुए हमलों के उन्हीं 24 घंटों के दौरान यूक्रेन के ड्रोन ने 1660 अन्य दुश्मन ठिकानों पर भी हमला किया और 426 सैनिकों को मार गिराया। यह अभियान क्रीमिया जाने वाली सड़कों, पुलों व राजमार्गों को निशाना बना रहा है। ब्रोवडी के मुताबिक इस अभियान ने रूस को जमीनी सैन्य मालवाहक यातायात में 71% कटौती के लिए मजबूर किया है। रूस के कब्जाधारियों को जरूर उम्मीद रही होगी या वे मिन्नतें कर रहे होंगे कि यह तबाही रुक जाए। ऐसा नहीं हुआ। यूक्रेन के पास अब भी सबसे बड़ा दांव बचा था। 11 जुलाई को रात भर चले एक और हमले में आजो सागर क्षेत्र में 21 रूसी तेल टैंकरों के साथ साथ 2 ड्राई कार्गो जहाज, 4 टगबोट और एक विशेष जहाज को निशाना बनाया गया। ब्रॉडी ने टेलीग्राम रिपोर्ट में मजाक उड़ाते हुए कहा कि उनका शैडो टैंकर बेड़ा सिकुड़ रहा है। हमारा मतलब है यही हो रहा है। दर्जनों जहाज ड्रोन हमलों के शिकार हो रहे हैं। जो छाया में छिपे रहते थे वे अब बेनकाब हो चुके हैं और जल रहे हैं। 11 जुलाई की ये भीषण आगजनी अब तक की सबसे बड़ी समुद्री ड्रोन कार्रवाई थी जिसे यूक्रेन ने अंजाम दिया, यूनाइटेड 24 मीडिया रिपोर्ट करता है। और एक और बोनस के तौर पर यूक्रेन ने क्राइमिया में 53 अन्य सैन्य ठिकानों को भी ध्वस्त कर दिया, जब अजोवो सागर में 21 टैंकर और कई अन्य शैडो फ्लीट के जहाज जल रहे थे। यूक्रेन ने क्राइमिया का ऑफ स्विच ढूंढ लिया है और उसे पलट भी दिया है। ये और कितना बुरा हो सकता है? पुतिन के क्रेमलिन साथी शायद यही सोच रहे होंगे जब उन्होंने शैडो फ्लीट के जहाजों पर आग देखी होगी। यूक्रेन के पास जवाब 12 जुलाई को था। सही है, शैडो फ्लीट पर फिर एक रात हमला हुआ। इस बार 7 जुलाई की तुलना में संख्या थोड़ी कम थी। कीव इंडिपेंडेंट के अनुसार केवल 14 शैडो फ्लीट जहाज डूबे, जिनमें 10 ऑयल टैंकर और 4 फेरी शामिल है। ब्रोडी के अनुसार इन हमलों ने उस हफ्ते का समापन किया जिसमें यूक्रेन ने अजोव सागर में हर 112 मिनट पर एक रूसी जहाज पर हमला किया। हम कह सकते हैं कि रूस आखिरकार चैन की सांस ले सकता था। शायद हम इस बारे में गलत होंगे। हम ये स्क्रिप्ट 13 जुलाई को लिख रहे हैं और हम शर्त लगा सकते हैं कि कल और भी ज्यादा हमलों की खबरें आएंगी। हर दिन यही अभियान चलता है, क्रीमिया को अलग थलग और शैडो फ्लीट को तोड़ने के लिए। और हमें जो हो रहा है उसके लिए सिर्फ यूक्रेन की बातों पर ही भरोसा नहीं करना पड़ता। ब्रोडी की टेलीग्राम घोषणाओं के अलावा भी सबूत है। नासा के आग और हॉटस्पॉट ट्रैक करने वाले उपग्रह बीते दिनों से अजोव सागर के आसपास आग और हॉटस्पॉट्स दिखा रही हैं। हमें पता है कि वे आगे किसकी है। शैडो फ्लीट के जहाज़ों को ड्रोन ने निशाना बनाया और वे जल रहे हैं। दुनिया ईरान द्वारा होर्मुज जलडमरू मध्य को बंद करने को लेकर बहुत चर्चा करती है और सही भी है। लेकिन इस जुलाई में हमने देखा है कि यूक्रेन ने ड्रोन हमले किए हैं जो ईरान की किसी भी कार्रवाई से कहीं आगे हैं। केर्च जलडमरू मध्य अब रूसी जहाज़ों के लिए नो गो जोन है। शैडो फ्लीट को छोटा किया जा रहा है और यूक्रेन जिन जहाज़ों को निशाना बना रहा है वे क्रीमिया को अलग थलग करने की उसकी रणनीति से जुड़े खास स्थानों पर है। आजोव सागर केर्च जलडमरू मध्य से काला सागर से जुड़ता है, जिस पर वह पुल स्थित है जिसका हमने पहले जिक्र किया था। यूक्रेन जिन जहाज़ों पर हमला करता है वे केर्च जलडमरू मध्य के रास्ते तेल, अनाज व सामान काला सागर तक और वहां से क्रीमिया या यूक्रेनी मुख्य भूमि तक और उल्टी दिशा में भी ले जाते हैं। जहाज आजोव सागर से अंतरराष्ट्रीय जल क्षेत्रों में जाते हैं। यूक्रेन यहाँ जो असल में कर रहा है वो एक नाकाबंदी बना रहा है, जैसे कि हम होर्मुज जलडमरू मध्य में देखते हैं। बस फर्क इतना है कि ये कहीं ज्यादा विस्फोटक है। नाकाबंदी का असर दिख रहा है। रूस को एक ऐसा कदम उठाने के लिए मजबूर होना पड़ा है जो वो कभी नहीं उठाना चाहता था। लेकिन इससे पहले कि हम आपको बताएं कि वह कदम क्या है, यह याद दिला दूं कि आप मिलिट्री शो देख रहे हैं। ऐसी और भी बहुत सी चीज़ें हैं, तो अगर आपको हमारे चैनल से कुछ फ़ायदा मिल रहा है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो बड़ा कदम, रूस को डॉन अजोव चैनल से शिपिंग रोकनी पड़ी है जो डॉन नदी और अजोव सागर को जोड़ता है। ये रूस के लिए नुकसानदेह है। ये देश दुनिया के बड़े अनाज निर्यातकों में है और उसका 1/4 अनाज इसी चैनल से जाता है। रूस की एफएसबी ने कहा
कि 10 जुलाई को स्थानीय समयानुसार 18:10 बजे से केर्च जलडमरू मध्य से गुजरने के अनुरोध स्वीकार नहीं होंगे। ये स्पष्ट नहीं है कि जहाजरानी प्रतिबंध कब हटेगा। संभवतः प्रतिबंध तब हटेगा जब यूक्रेन ड्रोन अज़ोव सागर में शैडो फ्लीट के जहाज़ों पर हमला बंद करेंगे। ऐसा लगता नहीं है कि यह जल्द ही होने वाला है। शैडो फ्लीट के और जहाज जलने वाले हैं। अज़ोव सागर में यूक्रेन के अभियान से 3 बातें स्पष्ट होती है और ये रूस के लिए अच्छी नहीं है। जबकि रूस बेबस होकर देख रहा है और उसकी शैडो फ्लीट के जहाज लगातार क्षतिग्रस्त हो रहे हैं और डूब रहे हैं। पहली बात वही है जो हमने अभी कही। रूस यूक्रेन जो कर रहा है उसके खिलाफ कुछ भी करने में असमर्थ नजर आ रहा है। अब साफ है कि यूक्रेन शैडो फ्लीट पर छिटपुट हमले नहीं कर रहा। यह एक समन्वित कई दिनों का अभियान है जो शैडो फ्लीट को अज़ोव सागर से मिटाने के लिए बनाया गया है। यूक्रेन के ड्रोन कई दिशाओं से आ रहे हैं, जिससे लगता है उसने अज़ोव सागर पर हवाई प्रभुत्व पा लिया है। यह साफ है कि रूस शैडो फ्लीट के जहाज़ों को इस जलमार्ग से ले जाने में सैन्य जहाज़ों का उपयोग नहीं कर रहा। उन जहाज़ों में वे हवाई रक्षा प्रणालियां हो सकती थी जो यूक्रेन के ड्रोन को मार गिराने के लिए जरूरी थी, लेकिन वे स्पष्ट रूप से वहां मौजूद नहीं है। संभवतः इसका कारण है कि यूक्रेन काला सागर बेड़े का कम से कम 1/3 हिस्सा नष्ट कर चुका है, जो सुरक्षा दे सकता था। यह यूक्रेन की रणनीति की एक और परत दिखाता है। पहले युद्धपोत, फिर शैडो फ्लीट के टैंकर, और सबसे ऊपर ऐसा भी लगता है कि रूस के पास अज़ोव सागर या केर्च जलडमरू मध्य के ऊपर कोई प्रारंभिक चेतावनी विमान संचालित नहीं हो रहा है। इस बात का कोई संकेत नहीं मिला है कि रूस यूक्रेन के ड्रोन से किसी भी सार्थक तरीके से निपट रहा है, जिससे यह संकेत मिलता है कि प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों की कमी है जो अज़ोव सागर के आसपास के तटीय क्षेत्रों में रूस की जो भी वायु रक्षा प्रणाली है उसे यह बता सके कि ड्रोन हमला आ रहा है। रूस यूक्रेन को उसकी कार्रवाई से रोकने में असमर्थ है। एक हफ्ते तक रोजाना होने वाले हमले इस बात को साबित करते हैं। क्राइमिया के आसपास के जल क्षेत्र में रूस की नौसैनिक कमजोरी उजागर हुई है। ये तथ्य पुतिन और उनके लोगों को तो घबराएगा ही, साथ ही यह भी दिखाता है कि यूक्रेन ने रूस के खिलाफ अपनी नौसैनिक रणनीति पूरी तरह बदल दी है। कुछ बदल गया है। एक अभियान जो युद्धपोतों पर केंद्रित था अब बदल गया है। जो ध्यान दे रहा है उसे यह एक स्वाभाविक प्रगति थी जिसे रूस को पहले से आते देख लेना चाहिए था। हम यूक्रेन की काला सागर बेड़े के खिलाफ सफलता का जिक्र कर चुके हैं। यूक्रेन ने जो युद्धपोत पहले ही सेवा से बाहर कर दिए हैं उन्हें बदला नहीं जा सकता। तुर्की ने यह सुनिश्चित किया है। इसने बोस्फोरस और डार्डानेल से युद्धपोतों की आवाजाही रोक दी जो दोनों काला सागर में जाकर मिलते हैं और जिन पर मॉन्ट्रेक्स कन्वेंशन के तहत तुर्की का नियंत्रण है। रूस जब भी काला सागर बेड़े का जहाज खोता है वो अपनी नौसैनिक ताकत का अहम हिस्सा खोता है जो पुतिन को क्रीमिया में प्रभाव के लिए चाहिए। इन सब का नतीजा यह है कि काला सागर बेड़ा अपने कई उद्देश्यों के लिए व्यावहारिक रूप से बेकार हो गया है जिनके लिए इसे बनाया गया था। हमने जिन शैडो फ्लीट जहाज़ों का जिक्र किया उनमें सैन्य एस्कॉर्ट्स की कमी दिखती है। 26 जून को UA.News ने बताया कि बेड़ा न सिर्फ जहाज़ों को एस्कॉर्ट करने में असफल रहा बल्कि रडार से भी गायब हो गया। रिपोर्ट के अनुसार रूस का कोई युद्धपोत काला सागर या अज़ोव सागर में नहीं दिखा। रूस ने कोई नया चमत्कारी छलावरण विकसित नहीं किया है जिससे जहाज रडार से छुप सके। ऐसा इसलिए क्योंकि वहां जहाज है ही नहीं। रूस अपने युद्धपोतों का इस्तेमाल उन्हीं समुद्रों में करने से डरता है जिन पर उन युद्धपोतों को राज करना चाहिए था, क्योंकि उसे पता है कि यूक्रेन के ड्रोन और मिसाइलें हमेशा हमला करने के लिए तैयार रहती हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की जानते हैं कि रूस बुरी तरह असफल हुआ है। 5 जुलाई को जेलेंस्की ने कहा, रूस ने काला सागर खो दिया है। संयोग से नहीं, ठीक इसी समय के आसपास यूक्रेन के ड्रोन ने शैडो फ्लीट के जहाजों पर हमला करना शुरू किया जिन्हें हम अज़ोव सागर में दर्जनों की संख्या में निशाना बनते देख रहे हैं। क्रीमिया के आसपास के पानी में यूक्रेन का अभियान का रूप बदल गया है। अब काला सागर बेड़ा निष्क्रिय है। यूक्रेन ड्रोन को शैडो फ्लीट के असुरक्षित जहाजों पर केंद्रित कर सकता है
यह विकास शायद रूस द्वारा यूक्रेन हमलों से पहले आजोव सागर में की गई कोशिश के जवाब में भी हो सकता है। कीव पोस्ट के अनुसार स्टारबोर्ड समुद्री डेटा से पता चला कि 30 जून से 11 जुलाई के बीच अजोव सागर में सक्रिय स्वचालित पहचान प्रणाली का उपयोग करने वाले जहाज़ों की संख्या में 55% कमी आई है। ये प्रणाली सभी को जहाज़ों की पहचान करने देती है, जबकि शैडो फ्लीट के जहाज़ इसे बंद कर ट्रैकिंग से बचते हैं। रूस अजोव सागर को अपनी शैडो फ्लीट का सुरक्षित ठिकाना बना रहा था। यूक्रेन ने उस पर रोक लगाई है। ऐसा करके इसने हमें यूक्रेन के अजोव सागर अभियान से तीसरी बात बताई है। क्राइमिया को अलग थलग करने का अभियान तेज कर दिया गया है, क्योंकि रूसी आपूर्ति मार्गों को काटने का नया चरण शुरू हो गया है। हमने पिछले कुछ महीनों से इस अलग थलग करने की रणनीति को अमल में आते देखा है, जिसकी शुरुआत उन सड़कों, पुलों और वाहनों को निशाना बनाने से हुई थी जिन पर रूस जमीन के रास्ते क्राइमिया तक ईंधन और आपूर्ति पहुंचाने के लिए निर्भर था। RR 280 हाईवे, जो रूस कब्जे वाले दक्षिणी यूक्रेन और क्राइमिया को जोड़ता है, अप्रैल में ही निशाना बन गया था, जब यूक्रेन के मिड स्ट्राइक ड्रोन ने सड़क पर आपूर्ति वाहनों के सैकड़ों जले हुए ढांचे छोड़कर अपनी छाप छोड़ी थी। यूक्रेन ने तब से कब्जे वाले इलाकों में उन पुलों पर कई हमले किए हैं जो उन जमीनी मार्गों से जुड़ते हैं जिन पर रूस क्राइमिया को ईंधन और आपूर्ति पहुंचाने के लिए निर्भर है। इसके परिणाम स्वरूप प्रायद्वीप में ईंधन संकट है और लोगों को राशन में मिलने वाला थोड़ा सा ईंधन पाने के लिए घंटों कतार में लगना पड़ता है। क्राइमिया के अंदर भी हमले हो रहे हैं, जैसे कि वे पावर सबस्टेशनों पर हमले जिनका हमने पहले जिक्र किया था। इसका उद्देश्य है कि रूस के कब्जाधारियों के लिए क्राइमिया में जिंदगी नर्क बने, बिना सीधे उन पर हमला करने जैसे युद्ध अपराध का सहारा लिए। यूक्रेन चाहता है कि कब्जाधारी केर्च ब्रिज से क्राइमिया छोड़े, जिसे यूक्रेन सलामत रखता है, ताकि पलायन पुतिन के रूस के महान रक्षक होने के दावे को झटका दे। यूक्रेन के जमीनी हमलों से प्रायद्वीप में पहले ही ईंधन की कमी हो गई थी। अब यूक्रेन शैडो फ्लीट के ईंधन तेल टैंकरों पर हमला कर रहा है, जो संकट सुलझाने क्राइमिया में घुसने की कोशिश कर रहे थे। ध्यान दें, यूक्रेन रूसी तेल रिफाइनिंग पर हमले जारी रखे हुए है, जिससे आरबीसी यूक्रेन के अनुसार रूस की 40% रिफाइनिंग क्षमता बंद हो गई है। इससे ईंधन संकट उत्पन्न हुआ है, जो रूसी मुख्य भूमि में फैलकर करीब 5 करोड़ लोगों को प्रभावित कर रहा है। पुतिन के लिए यह कितना अपमानजनक है, इसे बढ़ा चढ़ाकर नहीं बताया जा सकता। उन्होंने क्रीमिया को रूसी रिवेरा और रूस के पर्यटकों की पसंदीदा जगह बताया, जो रूस की यूक्रेन पर कथित शक्ति का प्रतीक है। अब वह रिवेरा युद्ध का मैदान बन चुका है। कोई भी पर्यटक जो क्रीमिया जाने की हिम्मत करता है, उसे ईंधन की कमी का सामना करना पड़ेगा, लगातार बिजली कटौती झेलनी पड़ेगी और शायद वह तट से अजोव सागर में जलते हुए जहाज़ों को भी देख सकेगा। वे एयर रेड सायरनों की लगातार गूंज सुनेंगे और रात के धमाकों से डरेंगे, क्योंकि यूक्रेनी ड्रोन उस प्रायद्वीप पर गिरेंगे जिसे पुतिन अब नहीं बचा सकते। यह क्लासिक नाकाबंदी है जिसे नए अंदाज में किया जा रहा है। यूक्रेन को क्रीमिया तक रूसी रसद पहुंचने से रोकने के लिए समुद्र में युद्धपोतों या जमीन पर चौकियों की जरूरत नहीं है। इन्हें बस सैकड़ों ड्रोन चाहिए जो क्रीमिया को जीवित रखने वाली हर चीज पर हमला करे। इस शानदार रणनीति से यूक्रेन ने असंभव को संभव किया। क्रीमिया की आज़ादी, जिसकी किसी ने 2014 में कल्पना भी नहीं की थी, जब रूस ने इस प्रायद्वीप पर अवैध कब्जा कर लिया था, अब शुरू हो चुकी है। आने वाले कुछ महीने रूस के लिए बहुत अहम हैं। यूएन रिपोर्ट के अनुसार क्रीमिया के अलग थलग होते ही यूक्रेन के दक्षिण, खासकर खेरसोन और जापोरिजिया के कब्जे वाले इलाकों के लिए तैयारियां हो रही हैं। अगर यूक्रेन को क्रीमिया को वापस लेने के लिए कोई बड़ा उभयचर अभियान चलाना है, तो उसे उन क्षेत्रों को मुक्त करना होगा। अलग थलग करने की रणनीति इसमें मदद करती है। इस समय रूस के दक्षिणी सैन्य समूह में 1,25,000 सैनिक हैं। उन्हें ईंधन, गोला बारूद व उपकरण चाहिए, और यूक्रेन जिन आपूर्ति मार्गों पर हमला कर रहा है वही ये चीजें पहुंचाते हैं। इन 1,25,000 सैनिकों को भी क्रीमिया के कब्जाधारियों की तरह अलग थलग किया जा रहा है। धीरे धीरे हर डोमिनो गिर रहा है, और जब यूक्रेन अपना काम पूरा कर लेगा तो क्रीमिया की आज़ादी के हालात बन जाएंगे,
जैसा किसी ने सोचा भी नहीं था। आजो सागर में दर्जनों शैडो फ्लीट जहाजों का जलना अंतिम लक्ष्य नहीं है। यह शानदार अभियान का एक और कदम है जिसे पुतिन नहीं रोक पा रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे वह अभियान जारी है, क्रीमिया में 15 लाख रूसी कब्जाधारी हैं जो सबसे गहरा पछतावा महसूस कर रहे हैं। उन्हें कभी भी प्रायद्वीप में नहीं आना चाहिए था। यूक्रेन ने अभी उन्हें इसकी वजह दिखा दी और वो महीनों से उन्हें ये दिखा रहा है। आजो सागर में शैडो फ्लीट के टूटने से लगभग 1 महीने पहले यूक्रेन ने रूस के क्रीमिया आपूर्ति नेटवर्क का सबसे अहम पुल भी नष्ट किया था। आप हमारे वीडियो को देखकर जान सकते हैं कि क्या हुआ था। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि द मिलिट्री शो और पुतिन की क्रीमिया आपदा की ट्रैकिंग से जुड़े रहे। हमेशा की तरह देखने के लिए धन्यवाद।